हेलो एवरीवन। आज हम गैस्ट्रिक एक्सक्रीशंस को वाइंड अप करेंगे और आज के लेक्चर के इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स हैं कि आप डिफरेंट फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक एक्सक्रीशन को डिस्क्राइब कर सको, जिसके अंदर हमारे पास सेफेलिक फेज़ है, फिर हमारे पास गैस्ट्रिक फेज़ ऑफ गैस्ट्रिक एक्सक्रीशन है और फिर हमारे पास इंटेस्टाइनल फेज़ ऑफ गैस्ट्रिक एक्सक्रीशन है। सो ये 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक एक्सक्रीशन है जिनको हम आज डिस्कस करेंगे और आपका इंटेंडेड लर्निंग आउटकम यही है कि आप इनको डिस्क्राइब कर सके। उसके बाद हम गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर को स्टडी करेंगे कि गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर कैसा है और इसके अंदर कैसे बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो स्टमक के अंदर मौजूद एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा थिक म्यूकस है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एपिकल सेल मेम्ब्रेन है जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक एक्सक्रीशंस को, तो हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट जो होता है वो सेफेलिक फेज स्टार्ट होता है और सेफेलिक फेज़ के अंदर हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हद तक गैस्ट्रिक एक्सक्रीशंस जो हैं वो इनिशिएट हो जाती हैं। तो अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास रेड एरोज़ हैं ये स्टिमुलेशन को शो कर रहे हैं और जो दूसरे एरोज़ हैं जिनके अंदर हमारे पास ऐसे 2 क्रॉस चेक्स से बने हुए हैं ये इनहिबिटरी प्रोसेसेस को शो कर रहे हैं। तो मोस्टली सेफेलिक फेज़ ऑफ गैस्ट्रिक एक्सक्रीशन और गैस्ट्रिक फेज़ ऑफ गैस्ट्रिक एक्सक्रीशन के अंदर गैस्ट्रिक एक्सक्रीशंस जितनी भी हैं, जिसमें HCl है, जिसमें एंजाइम्स हैं, जिसको हम कलेक्टिवली गैस्ट्रिक जूस कह रहे हैं, वो एसेंशली उसकी स्टिमुलेशन होगी और इंटेस्टाइनल फेज़ के अंदर इस प्रोसेस की इनहिबिशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे हम बारी बारी देखते हैं इन तीनों फेजेस को सिस्टमेटिकली। सबसे पहले हमारे पास सेफेलिक फेज़ ऑफ गैस्ट्रिक एक्सक्रीशन है, जिसके अंदर गैस्ट्रिक एक्सक्रीशंस आर stimulated by anticipation of eating and also the presence of undigested food in the stomach can also stimulate the cephalic phase। और इसके अंदर अगर आप देखो तो जो anticipation of eating है उसके अंदर sight, smell, taste, thoughts of food ये सारे के सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। साथ ही साथ जैसे ही फूड स्वॉलो हो के अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे स्टमक के अंदर मौजूद होता है तो पैरासिम्पथेटिक वेगल इम्पल्सेस जो हैं वो स्टिमुलेट करती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को और यहाँ पे हमारे पास फिर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होगी। एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होने के नतीजे में हमारे पास जी सेल्स और पाराइटल सेल्स हैं, वहाँ पे हमारे पास इन सेल्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स मौजूद हैं और जब जी सेल्स और पाराइटल सेल्स स्टिमुलेट होंगे तो साथ ही साथ ऑटोमेटिकली गैस्ट्रिन जो कि जी सेल्स बनाते हैं और पाराइटल सेल्स जो कि HCl बनाते हैं ये ऑटोमेटिकली ये स्क्रीशंस गैस्ट्रिन की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्टार्ट हो जाएंगी। गैस्ट्रिन ऑब्वियसली जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास स्टमक के अंदर। साथ ही साथ हमारे पास म्यूकस और पेप्सिनोजिन की स्क्रीशन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो गैस्ट्रिन जो है वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए जाके पाराइटल सेल्स को और ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा और चूँकि पाराइटल सेल्स के ऊपर भी गैस्ट्रिन के रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं इन एडिशन टू दी वेगल इनपुट टू दी पाराइटल सेल्स, क्योंकि पाराइटल सेल्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं और गैस्ट्रिन के रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं। तो फिर ओवरऑल एक हमारे पास ऐसा एक रिस्पांस बनता है जिसमें स्टमक जो है इन एंटिसिपेशन ऑफ फूड या फॉर एंटिसिपेटरी एज एन एंटिसिपेटरी स्टिमुलाई जो है सेफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक एक्सक्रीशन को स्टार्ट कर देगा। इसके दोनों कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहला हमारे पास एक एंटिसिपेशन ऑफ ईटिंग है जिसमें साइट, स्मेल और टेस्ट और थॉट्स ऑफ फूड है। इसके अलावा हमारे पास प्रेजेंस ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है। तो ये ऑटोमेटिकली गैस्ट्रिक एक्सक्रीशंस को, गैस्ट्रिक जूस को बनाने में एक रोल प्ले करेगी, जिसके अंदर हमारे पास वेगस नर्व है जो कि प्रिंसिपल पैरासिम्पथेटिक नर्व है जो कि GIT इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को
स्टिमुलेट करेगी, साथ ही साथ एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करवाएगी। इस एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स आपको पता है पैराइटल सेल्स के ऊपर भी हैं, और साथ ही साथ यही एसिटाइल कोलिन जो है जी सेल्स के ऊपर एक्ट करके गैस्ट्रिन रिलीज़ करवाएगी। पैराइटल सेल्स जो हैं वो HCl बनाना शुरू कर देंगे। गैस्ट्रिन जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो पैराइटल सेल्स को फर्दर स्टिमुलेट करेगा, और आपके पास हाई फ्लो रेट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टार्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली जैसे ये साइकिल स्टार्ट होगा तो म्यूकस सिक्रीशन भी स्टार्ट हो जाएगी, और साथ ही साथ चीफ सेल्स भी पेप्सिनोजन बनाना शुरू कर देंगे। और ये जो है, ये अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रिस्पांस में और वेगल इनपुट के रिस्पांस में हमारे पास ये सिक्रीशंस हो रही हैं। अगर अब हम थ्योरेटिकली देखें तो हमारे पास जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं ड्यूरिंग दी सेफेलिक फेज, these are predominantly stimulated by anticipation of intake of food, anticipation of eating, जिसके अंदर sight, smell, taste और thoughts of food है, and also the presence of undigested food in this part of the stomach। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मिल के पैरासिम्पथेटिक वेगल इम्पल्सेस सेंड करती हैं टू दी नर्वस सिस्टम, और साथ ही साथ ये पैरासिम्पथेटिक वेगल इम्पल्सेस जो हैं वो गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करेंगी। अब जैसे जैसे पैरासिम्पथेटिक वेगल इम्पल्सेस गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगी, साथ ही हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होगी, और ये एसिटाइल कोलिन जो है ये रिलीज़ होती है इन द विसिनिटी ऑफ जी सेल्स दैट आर प्रोड्यूसिंग गैस्ट्रिन, एंड ऑल्सो द पैराइटल सेल्स दैट आर गोइंग टू सक्रीट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे पास जी सेल्स और पैराइटल सेल्स जो हैं उनके ऊपर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। वंस दे आर स्टिमुलेटेड आपके पास ज़्यादा गैस्ट्रिन बनेगा और ज़्यादा HCl बनेगा। एक और चीज़ ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो गैस्ट्रिन है अल्टीमेटली इसने भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाना है, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके इसने वापस सिस्टेमिक सर्कुलेशन से होके पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करना है, क्योंकि पैराइटल सेल्स के ऊपर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के अलावा गैस्ट्रिन के रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं। तो अब जैसे ही हमारे पास गैस्ट्रिन पैराइटल सेल्स के साथ बाइंड करेगा तो पैराइटल सेल्स को और ज़्यादा HCl बनाने के ऊपर उसकी हेल्प करेगा, और आपके पास नतीजतन हाई फ्लो रेट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। दोनों तरीक़ों से होगा, बाय एसिटाइल कोलिन एंड बाय गैस्ट्रिन थ्रू दी systemic circulation it is going to stimulate the parietal cells, और नतीजतन हमारे पास हाई फ्लो रेट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये रिस्पांस ऑफ स्टमक जो है इट इज़ कॉल्ड एज एंटिसिपेटरी फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, और इसको हम सेफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी कह रहे हैं। ये प्रीडोमिनेटली ओरिजिनेट करेगा ब्रेन के अंदर, और इसीलिए इसको सेफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्रीडोमिनेटली वेगस नर्व है। एसिटाइल कोलिन इसके नतीजे में रिलीज़ होगी। वेगस नर्व जो है वो इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करती है। उसके नतीजतन हमारे पास जी सेल्स और पैराइटल सेल्स स्टिमुलेट होंगे। जी सेल्स गैस्ट्रिन बनाते हैं, पैराइटल सेल्स HCl सिक्रीट करेंगे थ्रू दी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दी पैराइटल सेल्स। ये जी सेल्स जो है ये गैस्ट्रिन जब बनाएंगे तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन से वापस पैराइटल सेल्स के ऊपर आके फर्दर बाइंड करेगा, और फर्दर स्टिमुलेशन होगी पैराइटल सेल्स की, ताकि आपको हाई फ्लो रेट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल सके। तो ये है सेफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। फिर हमारे पास सेकंड फेज है गैस्ट्रिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। इसके अंदर ये होता है कि नाउ फूड हैज़ एंटर्ड द स्टमक एंड इट इज़ कॉजिंग द डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक। इसको आप अडेप्टिव रिलैक्सेशन भी कह सकते हो, और यहाँ पे हमारे पास इस डिस्टेंशन के नतीजे में रिसेप्टर्स जो हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो कि पड़े हुए हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं। सेकंड हमारे पास जब सेफेलिक फेज के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो गया था, और गैस्ट्रिन और एसिटाइल कोलिन की वजह से पैराइटल सेल्स इंक्रीज फ्लो रेट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहे थे, तो पीएच जो है वो ऑटोमेटिकली एलिवेट करती जाएगी, और ये एलिवेटेड पीएच जो है ये फर्दर कीमो रिसेप्टर्स को भी स्टिमुलेट करेगी।
अब हमारे पास इन दोनों रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन के नतीजे में सब मिकोजल और मायोएंटेरिक प्लेक्सिस जो है ये फर्दर स्टिमुलेट होती हैं, यानी गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम जो है, जो दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सब मिकोजल या और मायोएंटेरिक प्लेक्सिस, तो ये दोनों हमारे पास और ज़्यादा स्टिमुलेट होंगी, जिसके नतीजे में आपको यहाँ पे मैसिव मोटिलिटी मिलेगी एट एट दी बॉडी ऑफ द स्टमक, और ये डिस्टली मूव करेगी टुवर्ड्स द एंट्रम। और मोटिलिटी के पैटर्न्स तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ यही प्लेक्सिस जो है ये फर्दर जाके म्यूकस सेल से और ज़्यादा म्यूकस सिक्रीशन करवाएगी, चीफ सेल से पेप्सिनोजिन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगी, और पराइटल सेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। साथ ही साथ एंडोक्राइन सेल्स भी हमारे पास स्टिमुलेट होंगे और फर्दर गैस्ट्रिन की सिक्रीशन होगी, ताकि ये सिक्रीशंस एक ऑप्टिमम लेवल पे इस एनवायरनमेंट के अंदर पहुंच सके। ऑब्वियसली यहाँ पे अब जब डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी तो कुछ पार्टली डाइजेस्टेड पेप्टाइड्स जो हैं वो भी जाके एंडोक्राइन सेल्स को स्टिमुलेट करेंगी, ताकि गैस्ट्रिन बनाया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। गैस्ट्रिन कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दी मोटिलिटी, बट प्रीडोमिनेटली हमारे पास ये इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम जो है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दी मिक्सिंग वेव्स, जहाँ पे स्टमक जो है उसके अंदर इंटेंस मिक्सिंग वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जिसके नतीजे में फूड और गैस्ट्रिक जूस जिसके अंदर म्यूकस पेप्सिनोजन HCl जो है ये आपस में मिक्स होके प्रॉपर डाइजेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाए। और अगर आप इनिशिएटिंग पॉइंट देखोगे इसका, वो ये है कि फूड जैसे ही अब स्टमक के अंदर मौजूद है और डिस्टेंड हो रहा है स्टमक, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स और एलिवेटेड पीएच जो कि सिफेलिक फेज के इंक्रीज्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेट्स की वजह से हो रही थी, उसमें कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो हमें स्टिमुलेट होंगे, और आपकी इस एसिडिक पी की वजह से कीमो रिसेप्टर्स और स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो सब मिकोजल और मायोएंटेरिक प्लेक्सिस को स्टिमुलेट करेंगे। अब हमारे पास अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो फूड हैज़ एंटर्ड द स्टमक एंड इट इज़ कॉजिंग द डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक, जिसके नतीजे में स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं सब मिकोजल और मायोएंटेरिक प्लेक्सिस को जाके स्टिमुलेट करते हैं। ये सब मिकोजल और मायोएंटेरिक प्लेक्सिस जो है एक एसिटाइल कोलिन रिलीज्ड पाथवे के थ्रू म्यूकस सेल्स, चीफ सेल्स, पराइटल सेल्स और जी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है हमारे पास, और पराइटल सेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिंथेसिस होती है और एंडोक्राइन सेल से गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैं पिछली स्लाइड में भी मिस कर गया, फूड जो है यहाँ पे जितना भी मौजूद होता है इट एक्ट्स एज ए बफर। बाय बफर इट मीन्स दैट जितनी भी पीएच लो हुई थी गैस्ट्रिक ल्यूमन की ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो फूड जो है वो एज अ बफर एक्ट करेगा और उस डिक्रीज्ड पीएच को एलिवेट करेगा। जैसे ही वो पीएच एलिवेट होगी, कीमो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे और कीमो रिसेप्टर्स सब मिकोजल प्लेक्सिस को और मायोएंटेरिक प्लेक्सिस के थ्रू फर्दर गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करवाएंगे। वो फर्दर पराइटल सेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे ताकि पीएच दोबारा से रिड्यूस हो, वो एलिवेट ना हो सके। पेप्सिनोजिन भी सिक्रीट होगा, म्यूकस भी सिक्रीट होगा, और साथ ही साथ गैस्ट्रिन भी सिक्रीट होगा। अब ऑब्वियसली यहाँ से जब फूड इवैक्यूएट हो जाएगा तो तब हमारे पास ये स्टिमुलस ख़त्म हो जाएगा और स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास गैस्ट्रिक फेज और ऑटोमेटिकली ओवर होना शुरू हो जाएगा, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। बट जब तक फूड यहाँ पे मौजूद रहेगा तब तक हमारे पास यहाँ पे फूड एज अ बफर एक्ट करता रहेगा, और जो पीएच डिक्रीज हो रही है बाय एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम पराइटल सेल्स, फूड उसको बफर करके उस पीएच को इंक्रीज करता रहेगा, एलिवेट करता रहेगा। अब जब पीएच एलिवेट होगी तो हमारे पास ये कीमो रिसेप्टर्स भी स्टिमुलेट होंगे, दोबारा से सब मिकोजल मायोएंटेरिक प्लेक्सिस ये साइकिल स्टार्ट होगी, दोबारा से ये सिक्रीशंस होंगी गैस्ट्रिक जूस की, जिसमें म्यूकस, पेप्सिनोजन और प्रीडोमिनेटली HCl है। साथ ही साथ ज़्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगी, गैस्ट्रिन अगेन जाके एक्ट करेगी चीफ सेल्स और पराइटल सेल्स पे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन सिक्रीट करवाएगी। साथ ही साथ ये
जाके मिक्सिंग वेव्स भी जनरेट करवाते हैं। तो सब म्यूकोजल प्लेक्सेस और मायोंटेरिक प्लेक्सेस डायरेक्टली और गैस्ट्रिन इनडायरेक्टली इट कैन कॉज द intense muscular activity in the body of the stomach which results in mixing waves। तो हमारे पास यहाँ पे मिक्सिंग वेव्स भी जनरेट हो जाएंगी और साथ ही साथ हिस्टामीन इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स ड्यू टू एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन। तो ये जो एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ये यहाँ पे आके एक पैराक्राइन सब्सटेंस भी रिलीज करवाएगा जिसको हम हिस्टामीन कहते हैं, और वो इसमें डायग्राम में शो नहीं हुआ बट एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स से फर्दर एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन की रिलीज करवाएगा। और ये एक्टिविटी, ये गैस्ट्रिक फेज तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे हमारे पास फूड रिमूव नहीं हो जाता। और बाय फूड रिमूवल मेरा मतलब ये है कि फूड की डाइजेशन नहीं हो जाती और फूड आगे नहीं मूव कर जाता। ऑब्वियसली जब डिस्टेंशन ख़त्म हो जाएगी और फूड बफरिंग ख़त्म कर देगा और पीएच जो है वो लो ही रहना शुरू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये वाली सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये इनहिबिट होना शुरू हो जाएंगी ड्यूरिंग द इंटेस्टाइनल फेज ऑफ सिक्रीशन। तो ये हमारे पास इसकी समरी है जिसमें डिस्टेंशन है, जिसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, फिर एलिवेटेड पीएच बाय फूड एक्टिंग एज ए बफर जो कि कीमो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं म्यूकस सेल्स, चीफ सेल्स और पाराइटल सेल्स से म्यूकस पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्क्रीट करवाती हैं। साथ ही साथ एंडोक्राइन सेल्स से गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन होती है। गैस्ट्रिन फर्दर इस सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ यहाँ पे हिस्टामीन भी रिलीज होगी बाय एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स, और ये फर्दर जाके एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन की रिलीज करवाएगा। थर्ड हमारे पास है इंटेस्टाइनल फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, और ये सिफेलिक फेज और गैस्ट्रिक फेज के ऑपोजिट है। दिस इज़ एक्चुअली एन इनहिबिटरी फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन जिसके अंदर एसिड कंटेंट्स जो हैं दे फ्लो फ्रॉम द स्टमक, फ्रॉम द एंट्रल पार्ट ऑफ द स्टमक थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर इनटू द ड्यूडेनम, और जैसे ही ये ड्यूडेनम के अंदर जाएगा तो ड्यूडेनल पीएच जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अब ड्यूडेनल एसिडिफिकेशन के नतीजे में हमारे पास एक फीडबैक जाता है पैराइटल सेल्स को और चीफ सेल्स को, जो कि जाके इनहिबिट करेगा चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स की सिक्रीशंस को। और ये ड्यूडेनल एसिडिफिकेशन डिक्रीज्ड पीएच जो है इट इज़ गवर्न्ड बाय दिस हार्मोन विच इज़ कॉल्ड एज स्क्रीटिन। स्क्रीटिन जो है थ्रू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इट इज़ रिलीज फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन और इट गोज़ इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और ये जाके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में से चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स को इनहिबिट करता है, उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, जिसके नतीजे में हमारे पास पेप्सिन प्रोडक्शन और HCl प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे पास प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन दी ड्यूडेनल ल्यूमेन वो रिलीज़ करेगा कोलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये कोलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाएंगे और ये फर्दर चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स की मूवमेंट को, उनकी सिक्रीशंस को इनहिबिट करेंगे। साथ ही साथ ये तीनों हार्मोन्स और ये कलेक्टिवली इनको हम एंटेरोगैस्ट्रॉन भी कहते हैं, ये कलेक्टिवली जाके पेरिस्टालसिस को, यानी जो एक्टिविटी हो रही थी यहाँ पे, मिक्सिंग एक्टिविटी हो रही थी स्टमक के अंदर, जो मिक्सिंग वेव्स थी उनको भी इनहिबिट करेगी। हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, जिसको हमने डिस्कस किया था। इसमें इंटेस्टाइन के स्ट्रेच और कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो मायोएंटेरिक प्लेक्सिस को, जो कि स्टमक के अंदर मौजूद है, उसको एक इनहिबिटरी स्टिमुलस देते हैं ताकि वो अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर सके, अपनी एक्टिविटी को रोके। तो अब जब जैसे ही फूड ड्यूडेनम के अंदर एंटर होता है, जिसके अंदर प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड ड्यूडेनल एसिडिफिकेशन, वो ये एंटेरोगैस्ट्रॉन जिसमें CCK, GIP और स्क्रीटिन रिलीज होते हैं, ये थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स को इनहिबिट करते हैं और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या इंटेंस मिक्सिंग एक्टिविटी जो स्टमक के अंदर इस लेवल पे होती है इन दी बॉडी, उसको
इनहिबिट करते हैं। साथ ही साथ इंटेस्टाइनल स्ट्रेच और कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो थ्रू इंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो है मायोंटेरिक प्लेक्सिस को इनहिबिट करते हैं। तो इसके नतीजे में हमारे पास गैस्ट्रिक स्क्रीशंस जो हैं उनकी इनहिबिशन स्टार्ट हो जाती है। तो इन कंट्रास्ट टू सिफेलिक फेज एंड गैस्ट्रिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक स्क्रीशन, इंटेस्टाइनल फेज ऑफ गैस्ट्रिक स्क्रीशन जो है ये एक इनहिबिटरी फेज है जिसके अंदर स्टमक के अंदर जितनी भी स्क्रीशंस हैं, द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, द रिलीज ऑफ पेप्सिनोजन, दैट इज इनहिबिटेड। अब ये थ्योरेटिकल कंपोनेंट है इंटेस्टाइनल फेज ऑफ गैस्ट्रिक स्क्रीशन का, और जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज एन इनहिबिटरी फेज इन विच एसिडिक कंटेंट्स फ्लो फ्रॉम द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम, और जब वो जाएंगे तो हमारे पास ड्यूडेनल एसिडिफिकेशन होती है, ड्यूडेनल पीएच रिडक्शन होती है, जिसके नतीजे में स्क्रीटिन रिलीज होता है। और ये स्क्रीटिन जो है ये एक नेगेटिव फीडबैक देता है थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ HCl थ्रू दी पाराइटल सेल्स। साथ ही साथ हमारे पास लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि कोलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड के ज़रिए स्टिमुलस देते हैं चीफ सेल्स और पाराइटल सेल्स को, और यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन जो है और इनहिबिट होगी। साथ ही साथ हमारे पास जितनी भी इंटेंस मिक्सिंग एक्टिविटी जो इस लेवल पे हो रही है वो भी इनकी वजह से इनहिबिट होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको याद हो पिछली स्लाइड में हम जो गैस्ट्रिक फेज था उसके अंदर ऑफ गैस्ट्रिक स्क्रीशन, उसमें हमने देखा था कि मायोंटेरिक प्लेक्सिस यहाँ पे मिक्सिंग एक्टिविटी करवाता है। तो हमारे पास जो स्टमक के अंदर इंटेस्टाइनल स्ट्रेच और कीमो रिसेप्टर्स हैं वो एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स के ज़रिए इस मायोंटेरिक प्लेक्सिस को इनहिबिट करते हैं। इसके नतीजे में और हमारे पास फर्दर रिडक्शन होगी मिक्सिंग एक्टिविटी एट द लेवल ऑफ स्टमक। तो अब हमारे पास ओवरऑल इस इंटेस्टाइनल फेज के अंदर इनिबिशन हो रही है ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग वेव्स एट द लेवल ऑफ दिस लेवल ऑफ स्टमक, और ऑल्सो हमारे पास जो गैस्ट्रिक स्क्रीशंस हैं उन वो भी इनिबिट हो जाएंगी। साथ ही साथ हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स है जिसको हम कहते हैं वेगोवेगल रिफ्लेक्स, और ये वेगोवेगल रिफ्लेक्स जो है इट इज़ एक्चुअली इनहिबिटेड। बेसिकली वेगोवेगल रिफ्लेक्स जो है ये एक ऐसी रिफ्लेक्स है जिसके अंदर GIT रिफ्लेक्स सर्किट्स जो हैं एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स ऑफ द वेगस नर्व में ये कोऑर्डिनेट करते हैं रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द गट स्टिमुलाई वाया द डॉर्सल वेगल कॉम्प्लेक्स जिसको हम मेडुला भी कह रहे हैं इनटू द ब्रेन। तो यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो पहले मेडुला में जाती है और उसके बाद वो ब्रेन में जाती है, क्योंकि वेगल न्यूक्लियाई जो है वो ब्रेन स्टेम के अंदर पड़े हुए हैं। तो वो ब्रेन स्टेम से फिर मेडुला और उसके बाद हायर ब्रेन सेंटर्स तक वो इन्फॉर्मेशन जाती है। और आपको याद है जैसे मैंने आपको बताया था ये रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक कॉज करती है, तो ऑब्वियसली इसकी भी इनहिबिशन हो जाती है। ये जितने भी प्रोसेसेस हैं जो यहाँ पे इंटेस्टाइनल स्क्रीशंस आ रही हैं जो कि डिक्रीज्ड पीएच और प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के नतीजे में आ रही हैं, दे विल नाउ कॉज इनहिबिशन ऑफ वेगोवेगल रिफ्लेक्स। तो सिर्फ इंटेस्टाइनल स्क्रीशंस लोकली गैस्ट्रिक जूस की और मायोंटेरिक प्लेक्सिस की इनहिबिशन नहीं कर रही, बट इट इज आल्सो इनहिबिटिंग द वेगोवेगल रिफ्लेक्स एंड वेगोवेगल रिफ्लेक्स इट इज आल्सो इनहिबिटिंग द हायर ब्रेन सेंटर्स, ताकि जो एक सिफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक स्क्रीशन है वो भी कंप्लीटली इनहिबिट हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो वो इस डायग्राम में शो नहीं हुआ बट दिस ऑल्सो इनहिबिट्स वेगोवेगल रिफ्लेक्स। साथ ही साथ हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगी जिसके नतीजे में हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। और वंस पाइलोरिक स्फिंक्टर इज क्लोज नाउ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक स्क्रीशन जो है उसका तीसरा फेज जो कि इंटेस्टाइनल फेज है वो भी कंप्लीटली गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को इनहिबिट खत्म कर देगा, और अब हमारे पास जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर फूड की फर्दर प्रोसेसिंग जिसमें असिमिलेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है वो होगी। तो अब हमने 3 फेज किए हैं, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टाइनल फेज।
सेफेलिक फेज और गैस्ट्रिक फेज ये प्रीडोमिनेटली एक्टिवेटिंग या स्टिमुलेटिंग फेजेस हैं, और इंटेस्टाइनल फेज जो है ये इनहिबिटरी फेज है जो कि पिछले दोनों फेजेस को इनहिबिट कर देगा। साथ ही साथ हमारे पास जो मैंने आपको बताया था CCK और GIP और स्क्रीटिन है, इनको कलेक्टिवली एंटेरोगेस्ट्रॉन भी कहते हैं। अब अगर आप देखो तो प्रोडक्शन ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्टमक ये किस तरीके से होती है, और ये मैंने पहले भी आपको एम्फेसिस दिया था। अगर आप देखो इस तरफ अगर हमारे पास ल्यूमन हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रिक ल्यूमन हो, स्टमक का ल्यूमन, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन हो रही है। अब इसके नतीजे में जब ज़्यादा से ज़्यादा पैराइटल सेल्स हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं तो देयर इज़ अ चांस कि ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं इन्हीं सेल्स को आके डिस्ट्रॉय कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास एक थिक म्यूकस स्क्रीट होता है बाय द म्यूकस सेल्स, और इस म्यूकस के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस हैं। ये बाइकार्बोनेट आयंस और ये म्यूकस जो है इट हैज़ द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोजन आयंस, और जब ये आपस में इंटैक्ट आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी कार्बोनिक एनहाइड्रेज सिस्टम, दे कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। इसलिए यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली pH रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे आप उसके सरफेस के पास जाओगे। तो एसेंशली गैस्ट्रिक ल्यूमन जो है दैट उसके अंदर जो pH है उससे स्टमक अपने आप को प्रोटेक्ट करता है बाय स्क्रीटिंग म्यूकस दैट इज हैवीली लोडेड विद। अब अगर आप देखो तो हमारे पास ये एक एंटिटी है जिसको हम कह रहे हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर, विच इज़ प्रिवेंटिंग द लीकेज ऑफ द एसिड फ्रॉम द स्टमक इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज़। और इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये है कि हमारे पास जो एपिकल सेल मेम्ब्रेन है और जो जंक्शंस हैं वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है जो कि हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट नहीं होने देता। तो इस हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एपिकल सेल मेम्ब्रेन एंड जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस की वजह से मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सेकंड हमारे पास है म्यूकस, जिसके अंदर म्यूकस जो है दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द थिक अनस्टेड लेयर इनटू द एपिथेलियम, और इस म्यूकस के अंदर हमारे पास ज़्यादा तादाद मौजूद होती है बाइकार्बोनेट आयंस की। तो सरफेस म्यूकस सेल्स जो हैं दे आर केपेबल ऑफ सिक्रीटिंग द बाइकार्बोनेट आयंस, एंड दिस बाइकार्बोनेट आयंस इज इवेंचुअली ट्रैप्ड इन द म्यूकस जेल एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोजन आयंस। साथ ही साथ ये याद रखना रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन एग्जिस्ट करती है इन द इंटायर एपिथेलियम ऑफ द स्टमक, और ये इतनी तेज़ है, इसका टर्नओवर इतना तेज़ है कि स्टमक की एपिथेलियम जो है वो इंटायर एपिथेलियम 3 दिन के अंदर रीप्लेस हो सकती है। सो इट इज़ अ वेरी रैपिड रेट कि जो नीचे से सेल्स हैं वो अगर ऊपर वाले सेल्स डिस्टर्ब हुए हैं तो वो 3 दिन के अंदर अंदर रिप्लेस हो सकते हैं। सो देयर इज़ रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन और रेस्टिट्यूशन, इट इज़ सो रैपिड दैट द इंटायर एपिथेलियम कैन बी रिप्लेस्ड इन 3 days। साथ ही साथ हमारे पास लोकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक्सक्रीट होता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये स्टिमुलेट करता है म्यूकोजल ब्लड फ्लो को उस पर्टिकुलर जगह पे, और जब ब्लड वहाँ पे होगा तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो फ़ौरन डाइल्यूट होना शुरू हो जाएंगे, और हमारे पास ये प्रोस्टाग्लैंडिन PGI2 और नाइट्रिक ऑक्साइड के अलावा PGE2 भी रिलीज़ होता है, और PGE2 जो है इट स्टिमुलेट्स द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट सिक्रीशन। तो ये इफ़ेक्टिवली ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं मिल के गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर बनाते हैं, जिसमें हमारे पास हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एपिकल सेल मेम्ब्रेन है, फिर हमारे पास म्यूकस सिक्रीशन है फ्रॉम द थिक अनस्टेड लेयर विच इज़ लोडेड विद बाइकार्बोनेट आयंस, फिर हमारे पास रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन है इन दी स्टमक एपिथेलियम, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड है जिसके अंदर PGI2 और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो म्यूकोजल ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेंगे। म्यूकोजल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेगा तो
हाइड्रोजन आयंस ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाएंगे। PgE2 जो है इट विल स्टिमुलेट द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, जिस तरह के अ 2 year old brown face with an abomasal torsion volvulus is likely to have with serum electrolyte abnormality। और अगर आप देखोगे तो रोटेशन ऑफ एबोमेजम हो जाए अगर तो और जितना भी कंटेंट्स हैं एबोमेजम के वो आगे नहीं जा सक रहे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो इसके नतीजे में क्या होगा, कॉन्टीन्यूसली गैस्ट्रिक जूस बनता रहेगा। गैस्ट्रिक जूस बनता रहेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कॉन्टीन्यूसली एबोमेजम के अंदर सिक्रीट होता रहेगा। अब एक वक्त आएगा कि बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे। तो एक तो चीज़ कंफर्म है कि इन 4 ऑप्शंस में से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगी। और अगर आप देखो तो जब ऑब्वियसली जब HCl बनता है तो ऑब्वियसली क्लोराइड आयंस भी आते हैं, तो हमारे पास जो लाइकली ऑप्शन है उसके अंदर हाइपोक्लोरीमिया हो जाएगा और साथ साथ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन आयंस भी बॉडी में से लूज़ हो गए। तो अब आपको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अल्कलिनिटी मिलेगी और क्लोराइड आयंस भी एबोमेजम के अंदर आते गए तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर क्लोराइड आयंस भी लेस हो जाएंगे, तो हाइपोक्लोरीमिया मिलेगा। तो ये सही ऑप्शन। हमारे पास कौन से आयंस हैं जो कि एंटर करते हैं ब्लड में फॉर एवरी हाइड्रोजन आयन क्रिएटेड इन द स्टमक। तो अगर आप देखो, आपको याद हो गैस्ट्रिक सिक्रीशन में तो मैंने आपको बताया था कि एक हाइड्रोजन आयन जब स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है तो एक बाइकार्बोनेट आयन जो है वो वापस एब्जॉर्ब होता है इनटू दी ब्लड। तो अब हमारे पास इसीलिए, और ये पिछले MCQ के साथ मैच भी कर रहा है, बिकॉज इसके नतीजे में हमारे पास अल्कलाइन एनवायरनमेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगी अगर कोई एबोमेजल और टॉर्शन हो जाए और हाइड्रोजन आयन आगे जाके एब्जॉर्ब ना हो। नाउ इट इज़ again this diagram shows a classic rupture of the stomach wall along the greater curvature, और ये इक्वाइन स्टमक है। और आपको याद हो मैंने आपको बताया था, वो क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन गैस्ट्रिक रप्चर अकर इन इक्वाइंस स्पेशली। तो ये गैस्ट्रिक रप्चर इसलिए भी हो जाता है कि इक्वाइंस के अंदर इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है बिकॉज ऑफ ए पावर लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और सेकेंडली बिकॉज ऑफ द ओब्लिक एंगल ऑफ द ईसोफेगस टू द स्टमक दैट इट प्रिवेंट्स वॉमिटिंग। और वॉमिटिंग इसलिए मैंने आपको शायद बताया भी था कि हॉर्सेस जो हैं दे रेयरली वॉमिट, और ये डिस्टेंशन ऑफ स्टमक जो है इतनी प्रोग्रेसिव हो जाती है दैट इट कैन इंक्रीज द इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर दैट कैन अल्टीमेटली लीड टू द रप्चर ऑफ द स्टमक, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर शो हुआ हुआ है। फिर हमारे पास ये अगेन इक्वाइन स्टमक है जिसके अंदर ये निचला पार्ट ऑफ स्टमक है और ये ऊपर हेल्दी स्टमक है, और ये एक बैंड सा नज़र आ रहा है जो कि एनाटमी में आपको बताएंगे भी कि दिस इज़ कॉल्ड एज मार्गो प्लाइकेटस। तो अगर ये एसिड जो है ये कॉन्टीन्यूसली इस हेल्दी स्टमक के साथ इंटरेक्ट करता रहे तो हमारे पास अल्सरेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। अल्सरेटेड स्टमक ऐसा होता है, आप देखो कंपेयर टू दिस हेल्दी स्टमक सी दी अल्सरेशंस दैट आर प्रेजेंट ऑन दी स्टमक। तो और ये साथ ही साथ एबोमेजम के अंदर जो अल्सर्स हैं वो आप देख सकते हो, ये कितने क्लियर कट आपको अल्सरेशन नज़र आ रही है। तो क्वेश्चन इज़ दैट इंजरी टू प्रीडोमिनेटली विच टाइप ऑफ सेल्स कैन लीड टू अल्सर्स, पाराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, म्यूकस सेल्स या गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। अगर अब आप देखो तो पाराइटल सेल्स HCl बनाते हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चीफ सेल्स पेप्सिनोजन सक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स G सेल्स बनाते हैं। तो हमारे पास एक ही टाइप ऑफ सेल्स है जो कि अल्सर्स को प्रिवेंट कर सकती है और वो है म्यूकस सेल्स। तो दिस अगर इन सेल्स को कोई इंजरी हो जाए तो फिर हमारे पास अल्सरेशन के चांसेस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। ये दो डायग्राम्स जो हैं ये स्टमक को शो कर रही हैं ऑफ इक्वाइंस, और एंड दिस इज फॉर एबोमेजम ऑफ रोमिनेंट्स। तो अब मैं लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो अब आप
मुझे प्राइवेटली व्हाट्सएप या जीमेल तो कर ही सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप साथ ही साथ गूगल क्लासरूम के ऊपर भी कमेंट कर सकते हो। मेक श्योर कि आप उस थ्रेड के अंदर ही कमेंट करो, जिस जो लेक्चर अपलोड हुआ है उसके साथ ही आप कमेंट करो, ताकि मुझे जवाब देने में आसानी हो। वो ऑब्वियसली सारे व्यू कर सकते हैं सारे स्टूडेंट्स। तो अगर आप प्राइवेटली भी करना चाहते हो तो आप प्राइवेटली भी व्हाट्सएप करके कर सकते हो, जिस तरह आप लोग अब कर रहे हो, और अदरवाइज़ आप डायरेक्टली गूगल क्लासरूम पे भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए ताकि आप आइडिया, क्योंकि हमने असाइनमेंट मैंने आपको दिया है कि किस आपने 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो ये एक आइडिया था कि किस तरीके के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ और स्टे ब्लेस्ड।